हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। गिव एन आइडिया ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इन द वेस्ट। डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, हमें एक्सप्लेन करना है कि इकोनॉमिक्स का जो डेवलपमेंट है वो एज अ साइंस कंसिडर किया जाएगा। ये पूरा हिस्ट्री पर होगा, पहले क्या था, अब क्या है, डिफरेंस क्या है। सो इकोनॉमिक का डेवलपमेंट साइंस कैसे है हम वो समझेंगे। बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मैंस इकोनॉमिक बिहेवियर वॉज स्टडीड एज द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फिलोसॉफी और इथिक्स। अगर किसी का इकोनॉमिक बिहेवियर समझना होता था पहले, बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो उसका फिलोसॉफी देखा जाता था, उसके इथिक्स देखे जाते थे। द ग्रीक फिलोसोफर Aristotle gave his views on economic in his book Oeconomica. After industrial revolution in 18th century in England, division of labor and specialization were introduced in the industrial sector and other sectors too. इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में रिवॉल्यूशन आया था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और उसकी वजह से बहुत बड़ी फैक्ट्रीज बनाई जाने लगी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले छोटे मार्केट हुआ करते थे, लोकल मार्केट में प्रोडक्ट मिलते थे, शॉप्स में प्रोडक्ट मिलते थे, छोटे बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट उसे बनाते थे। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो बहुत बड़ी लेवल पर प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, और बहुत बड़ी लेवल पर प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ से एग्जांपल हम अमूल का लेते हैं। अमूल में कितनी बड़ी लेवल पर प्रोडक्शन होता है, कितने सारे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है, हज़ारों में लोग काम करते हैं। सो वहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर मीन्स लेबर को डिवाइड किया जाता है कि कौन से लेबर्स मिल्क का प्रोडक्शन जो होता है उस यूनिट में काम करेंगे, कौन से लेबर्स जहाँ आइसक्रीम प्रोड्यूस्ड होती है वहाँ काम करेंगे। तो डिवीज़न ऑफ लेबर रखा गया, मीन्स लेबर्स को डिवाइड करके रखा गया। इन द फील्ड्स ऑफ नॉलेज ऑल्सो, लाइक द फिजिकल साइंस, द सोशल साइंस एंड साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर ऑल्सो स्पेशलाइज्ड। अलग अलग नॉलेज के फील्ड्स होते हैं जिसमें फिजिकल साइंस, सोशल साइंस या ह्यूमन बिहेवियर का जो साइंस होता है उस पर स्टडी की जाती है, स्पेशलाइज्ड होते हैं वो पर्सन। The study of social science was no longer based upon logic or assumptions, that means imaginations, but started applying scientific tools and method. The study of social science was no longer based on logic. जो सोशल साइंस होता था ना वो लॉजिक पर बेस्ड होता था, अजम्पशन पर बेस्ड होता था, इमेजिनेशन पर बेस्ड होता था। बट नाउ वहाँ पर साइंटिफिक टूल्स अब अप्लाई होते हैं। दस, आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सोशल साइंस वॉज स्टडीड एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो सोशल साइंस है उसका सब्जेक्ट अलग कर दिया गया, उसे अलग से समझने लगे लोग। As a result of industrial revolution in England, heavy machinery, production on large scale, centralization of economic power, and huge investment started, which create a new social economic way of life and new methods of wealth creation. इंग्लैंड में जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो वहाँ पर हैवी मशीन्स परचेज होने लगे, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होने लगा, पावर सेंट्रलाइज्ड हो गए और बहुत बड़े ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स की उन्हें ज़रूरत महसूस हुई, और वहाँ पर जो उनका इकोनॉमिक वे ऑफ लाइफ है वो चेंज हो गया। What are the reasons for increase in the wealth of any country or nation? On this subject, Adam Smith wrote a book in 1776 named An Inquiry into the Nature
and causes of wealth of nation। 1776 में एडम स्मिथ ने एक बुक लिखा था कि किसी भी कंट्री का क्या रीज़न है कि उनकी जो वेल्थ है वो इंक्रीज़ हो रही है। पूरे कंट्री की वेल्थ इंक्रीज़ होना, पैसा इंक्रीज़ होना, रीज़न क्या है। एडम स्मिथ बुक बिकेम फेमस एज वेल्थ ऑफ नेशन। वो बुक जो था, अंडरलाइन कर दो, वो फेमस हो गया वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से। विद दिस बुक एडम स्मिथ इज नोन टू हैव pioneered and study of economics as an independent science। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को इंडिपेंडेंट साइंस के जैसे स्टडी किया। ही वॉज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ये पॉइंट भी अंडरलाइन कर लो, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स को समझना मीन्स साइंस ऑफ वेल्थ को समझना। वेल्थ मीन्स पैसा, प्रॉपर्टी, कैश, लैंड, ज्वेलरी, गोल्ड। He believes that economics is the study of the nature and causes of wealth of nation and the exchange of physical wealth produced by labor। उसने बताया कि किसी भी नेशन की वेल्थ को समझना ही इकोनॉमिक्स होता है। एडम स्मिथ हैज़ गिवन इकोनॉमिक्स द स्टेटस ऑफ सोशल साइंस बिकॉज on the one hand it studies man's economic behavior and on other hand his methodology is scientific। ये हम पहले के लेक्चर्स में समझ के आए हैं पॉइंट। Thus Adam Smith started studying economic behavior of man independently। एडम स्मिथ ने क्या कहा कि अगर किसी भी मैन का इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट बिहेवियर समझ जाए तो उसका इकोनॉमिक जो है बिहेवियर वो हम समझ सकते हैं। एडम स्मिथ हैज़ टॉक्ड अबाउट ह्यूमन वेलफेयर इन हिज बुक। उसने ह्यूमन वेलफेयर मीन्स ह्यूमंस की भलाई के लिए बहुत सारी बातें अपने बुक में लिखी हुई हैं। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय प्रोफेसर मार्शल। इन 1890 मार्शल डिफाइंड्स इकोनॉमिक्स। Economics is the study of mankind in the ordinary business of life where in everyday life people usually seek material well-being। अब ये जो मार्शल का जो पॉइंट है वो हम ऑलरेडी ऊपर एक क्वेश्चन में करके आए हैं। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ जिसमें सेम पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं मार्शल के लिए। ये रहा मार्शल्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पर देखिए सेम लिखा हुआ है कि मार्शल ने क्या बताया है अपनी बुक में और ह्यूमन वेलफेयर या ह्यूमन के लिए उन्होंने कौन सी बातें बताई है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पॉइंट है, मार्शल्स डेफिनेशन। ये हम ऑलरेडी मार्शल का जो पॉइंट है वो ऊपर समझ के आए हैं। उसने अपना बुक लिखा था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसने मटेरियल कंजम्पशन की बात की थी। नाउ डेफिनेशन ऑफ रॉबिन्स। इन 1931 रॉबिन इन हिज बुक, लियोनेल रॉबिन उसका पूरा नाम था, इन हिज बुक एन essay on the nature and significance of economic science defines economics as economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and square means which have the alternative uses। अब यहाँ पर रॉबिन क्या बता रहा है कि हमारे पास जो भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनका एक ऑल्टरनेटिव यूज़ है। ऑल्टरनेटिव यूज़ मीन सेकंड यूज़, दूसरा कोई यूज़। जैसे सपोज़ करें कि हमारे पास कोई एसेट्स हैं, लैंड है, तो उस लैंड का हम क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम वहाँ पर घर बना सकते हैं, बिजनेस बना सकते हैं। सो मल्टीपल यूजेस हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। Human wants are unlimited and keep on recurring,
बट रिसोर्सेज विच सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए, ह्यूमन वांट्स ऐसे हैं कि कभी पूरे नहीं होने वाले, अंडरलाइन कर दो इस पॉइंट को। और दूसरा कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। The work of economics is to guide the human being that how to satisfy maximum human wants with scarce resources। जो रिसोर्सेस हैं जिनकी शॉर्टेज है उनका कम से कम यूज़ कर कर हम मैक्सिमम वांट्स को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं उसे समझना होगा। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक स्टडीज दैट मीन्स व्हाट इज एंड इट डज नॉट स्टडी व्हाट शुड बी। It does not study ethical matters. Thus, Robbins has presented economics as the science based on reality. रॉबिन ने जो बताया था वो रियलिटी के बेस पर बताया था। What is, ये इसमें हमने स्टडी किया था। एंड इट डज नॉट स्टडी व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए वो स्टडी नहीं किया था रॉबिन ने। रॉबिन ने ये बताया था कि क्या है हमारे पास, और अगर जो भी प्रोडक्ट हमारे पास शॉर्टेज है तो उसका संभाल कर कैसे यूज़ किया जाना चाहिए। सपोज़ कीजिए कि किसी के पास पैसों की शॉर्टेज है तो संभाल कर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा है तो उनका एक्सपेंडिचर ऐसा होगा कि हर महीने मोबाइल चेंज कर दिया, हर साल अपनी गाड़ी चेंज कर दी, हर साल फर्नीचर बनवाया। सो जिसका शॉर्टेज है ना वो प्रोडक्ट हमें संभाल कर खर्च करना होता है। Now the last point is definition of economics by Samuelson. According to Paul, economics is the study of how people and society end up choosing with or without the use of money to employ scarce productive resources that could have alternative uses to produce various commodities over time and distributing them for consumption now or in the future among various persons in the society। अभी जो पॉल था उसने क्या समझाया था कि हाउ पीपल एंड सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के लोग एंड सोसाइटी कैसे चूज़ करते हैं पैसों के साथ या बिना पैसों के ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसकी हमारे पास अभी शॉर्टेज है या फ्यूचर में होने वाली है, उसका यूज़ कैसे करते हैं। अब आप सब लोगों को पता है कि वाटर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। हमारे पास जो अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज हैं अगर माना जाए तो आने वाले 50 से 60 साल तक के लिए हमारे पास वाटर रिसोर्सेज हैं, मीन्स पीने का पानी अवेलेबल है। फिर अगर पीने का पानी ही अवेलेबल नहीं रहेगा तो सोचिए इस धरती पर जिंदा कैसे रहेंगे लोग। फिर भी आजकल ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे जो पानी का बहुत सारा वेस्टेज करते हैं, प्योर ड्रिंकिंग वाटर को वेस्ट कर देते हैं। सो इसे कहते हैं कि हमारे पास जो शॉर्टेज है, जो स्कैर्स प्रोडक्ट हैं जो आगे जाकर पूरे हो जाएंगे, चाहे वो पैसों के साथ मिल रहे हैं या बिना पैसों के मिल रहे हैं, उसका यूज़ हम कैसे कर रहे हैं अपनी लाइफ में, दैट इज़ कॉल्ड, जो पॉल ने हमें बताया है इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, सो ये आप तीनों पॉइंट्स इंडिविजुअली रीड करोगे। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। ग्राफ्स एंड डायग्राम्स आर अ बेटर मेथड्स of precisely presenting economic information explain। ग्राफ या डायग्राम्स को यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक्स में इजीली समझने के लिए। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा पहले कवर हो चुका है। जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन ग्राफ से करते हैं या डायग्राम से करते हैं तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे ना उन्हें भी समझ में आ जाएगा, जो इलिटरेट होंगे ना उन्हें भी समझ में आ जाएगा। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन में कुछ भी समझना अगर डायग्राम या चार्ट होगा तो इजीली कर सकते हैं हम। देखिए इसका सेकंड पॉइंट देखिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो गया है, सो मेन पॉइंट ही मैं एक्सप्लेन करूंगा।
When illiteracy is more in a country, then statistical information is not useful and effective to such illiterate person. But if the same data means information is presented through graph or diagram and clearly, then everyone can understand and analyze it. अगर illiterate person है तो वो भी ग्राफ एंड डायग्राम को इजीली समझ लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन. हमारा इंडिया का पॉपुलेशन कितना है उसे समझने के लिए ग्राफ समझना जरूरी है. पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी एक्सेट्रा कैन बी प्रेजेंटेड ऑन ग्राफ और डायग्राम very clearly, precisely and effectively. For example, demographic transition of population growth of 1901 to 2011 can be analyzed by graph or diagram in very simple way. अगर हमें 1901 से लेकर 2011 तक का मीन्स 110 ईयर्स का पॉपुलेशन देखना हो, ग्रोथ देखना हो, हम ग्राफ से ड्रॉ करेंगे. और ग्राफ में हमें कैसा दिखाई देगा? हमारा ग्राफ ऐसे ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. सो कोई भी इसे इजीली समझ लेगा, समझ में आ जाएगी. हमारा मेल फीमेल रेशियो कितना है, देखिए मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ, पॉइंट को हाईलाइट करता जा रहा हूँ. हमारी इंडियन पॉपुलेशन में मेल फीमेल कितने हैं उसे हम समझ सकते हैं इजीली. किसी भी वैल्यू को ग्राफ या डायग्राम से इजीली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट भी कर सकते हैं अलग अलग टाइप के ग्राफ से. हम बूम एंड रिसेशन के टाइम को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. बूम यानी जिसे तेज़ी बोलते हैं, बहुत सारा बिजनेस होता है मार्केट में, एंड रिसेशन मीन्स मंदी हो जाती है मार्केट में. हमारे कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ग्राफ्स एंड डायग्राम्स आर वेरी इफ़ेक्टिव, किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करने में इफ़ेक्टिव रोल प्ले करते हैं. स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन फॉर द एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बिकम्स मोर यूजफुल. हमारे जो स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशंस हैं उसका एनालाइज करना मोर यूजफुल हो जाता है अगर हम ग्राफ से करते हैं या डायग्राम से करते हैं. सो फाइनली इट कैन बी सेड दैट ग्राफ्स एंड डायग्राम्स आर मोर यूजफुल टू प्रेजेंट द स्टैटिस्टिकल डेटा. ठीक है, इसके बाद हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, एंड एमसीक्यू जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में ऑलरेडी कवर हो चुके होंगे. फाइनली इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स मीन्स पैसों के रिलेटेड हमें समझना है हर एक कंट्री का. कुछ अमेरिका जैसे सुपर पावर हैं, कुछ इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं. सो हर एक कंट्री की इनकम अलग है, एक्सपेंडिचर अलग है. हम माइक्रो इकोनॉमिक्स समझेंगे जिसमें एक फैमिली को समझेंगे. मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझेंगे जिसमें हम पूरी कंट्री या पूरे स्टेट को समझेंगे. सो इकोनॉमिक्स मीन्स पैसों के रिलेटेड समझना. आज से 2500 साल पहले, 2500 साल पहले चाणक्य ने जो बुक लिखा था अर्थशास्त्र, उसमें उसने लैंड के लिए बताया था कि लैंड के लिए समझना, इकोनॉमिक्स को समझना. सो अलग अलग टाइम पे अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपनी बुक्स लिखी हैं. मार्शल ने कुछ अलग बताया, पॉल ने कुछ अलग बताया. ठीक है, एडम स्मिथ ने कुछ अलग बताया. कोई बोला है कि ह्यूमन के इंडिविजुअल नेचर को समझो, उसके एक्सपेंडिचर नेचर को समझो. कोई बोला है लैंड को समझो. कोई बोला है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज है उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं उसे समझो. सो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना व्यू दिया है. सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपका फर्स्ट यहाँ पर ही पूरा कर रहे हैं. मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में.